नमस्कार आप सभी को, उत्तराखंड के सभी छात्रों को नमस्कार। आप सबसे बात हुई थी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो चुकी है और मुख्य परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर मैंने बोला था बिहार राज्य विशेष का एग्ज़ाम खत्म हो जाए, उसके बाद हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन पर आपके साथ जुड़ेंगे। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित जो चर्चा है वो आपको कल से आपको देखने को मिलेगी। हम सप्ताह में 3 दिन प्रयास करेंगे एक अच्छा उत्तर लिखने का। उत्तर कैसे लिखना है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसके संदर्भ में कल आपको एक पहली वीडियो आएगी कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कैसे करें। और उस वीडियो के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रारंभ करना है चरणबद्ध तरीके से। उसमें मैं बताऊंगा 3 से 4 चरण होते हैं उत्तर लेखन सीखने के, और उन चरणों के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की जो कक्षा है करंट अफेयर्स की है, तो करंट अफेयर्स की चर्चा शुरू करते हैं। आज यहाँ पे उत्तराखंड से संदर्भित प्रश्न नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए प्रश्न हैं। कल से इसमें जैसे पूर्व की भांति उत्तराखंड के प्रश्नों को भी इसमें जगह दी जाएगी। और उत्तराखंड का चैनल है तो उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको हल कराने का प्रयास किया जाएगा। तो कल जब आपको एक मैं मॉडल बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तर लेखन करना है, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आप ध्यान दोगे, चरणबद्ध तरीक़ों से आप सीखोगे, तो निश्चित रूप से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की कक्षा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स की जो कक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पहले चल रही थी, जिसकी प्रीमियर जो है रात्रि 11 बजे हुआ करता था, उसी कक्षा को हम बिहार राज्य के संदर्भ में आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार राज्य ही नहीं, आप कह लीजिए कि अब इसका अभी तक की उसमें आप देखते थे कि बीपीएससी बिहार राज्य विशेष पे ज़्यादातर फोकस होता था, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच बीच में जो कक्षाएं होती थी वो बिहार स्पेशल की भी होती थी। अब क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा अब अगले 1 से 2 माह के लिए कह सकते हो कि टल गई है, पुनः आयोजित कराने में आयोग को कम से कम 2 माह लगेंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि अब आपकी ये जो परीक्षा है ये अगस्त लास्ट और सितंबर माह के पहले नहीं हो सकती। कारण इसमें क्या है, इसमें यदि हम देखा जाए तो आप जानते हो कि अब जून माह से मानसून प्रारंभ हो जाता है, और मानसून प्रारंभ हो जाने के बाद से यदि देखते होंगे तो बिहार के अधिकांश ज़िले जो है वो बाढ़ ग्रसित होते हैं, बाढ़ प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या भी ज़्यादा थी और इस बार भी बिहार के लगभग सभी ज़िलों में एग्ज़ाम परीक्षा कराई गई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि जून और जुलाई अगस्त ये जो आपके वर्षा ऋतु का समय होता है इस दौरान परीक्षा हो सकती है। तो ये परीक्षा जो आपकी ये अगस्त लास्ट और सितंबर में जा सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा पहले इसलिए भी नहीं हो सकती, दूसरा जो कारण है क्योंकि आप जानते हो जून में यूपीपीसीएस की परीक्षा लगी है, फिर यूकेपीएससी का मेंस लगा है, फिर यूपीएससी की परीक्षा लगी है। तो बहुत सारी परीक्षाएं जून जुलाई माह में हैं, तो ऐसे में भी ये परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती है। तो अब हमें मान के चलना है कि अगस्त माह से पहले परीक्षा नहीं होने वाली है, और उसी संदर्भ में हमें अपनी तैयारी को तीव्र करना है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है। हमने आप में से बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा दिया होगा तो देखा होगा कि बहुत सारी कमियां रह गई। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है, इस परीक्षा को यदि देख लिया जाए इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनको भी अपनी कमियों को पहचानना है। उस प्रश्न पत्र को लेकर आप कह सकते हो उसका अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें और देखें कि क्या कमियां रह गई हैं, किस संदर्भ में कमियां रही हैं, किस विषय में कमियां रही हैं, कहाँ पर आपसे चूक हुई है, उस चूक को दूर करने का भी प्रयास आपको करना है। और करंट अफेयर्स की यदि मैं बात करूं, क्योंकि परीक्षा के बाद पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो आपको बता दें कि करंट अफेयर्स में जो भी छात्र आप में से हमारे पहले एपिसोड से जुड़े रहे होंगे, एपिसोड 01 से जुड़े रहे होंगे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं रहा होगा। क्योंकि जब एपिसोड 1 प्रारंभ किया था तो वहाँ से हमने समग्रता से पूरे 1 वर्ष की चीज़ों को विधिवत तरीके से लेकर मैं आगे बढ़ा था, और निश्चित रूप से जो हमारे रेगुलर छात्र रहे होंगे उनका एक भी प्रश्न गलत करंट अफेयर्स में नहीं हुआ होगा। आज उसी संदर्भ में हम बढ़ते हैं और
अब जो आपकी 11 बजे की ये जो कक्षा है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार राज्य की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा आ रही है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स का हर जगह अपना अलग अलग योगदान है। किसी में खेल घटनाक्रम ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो सभी का समन्वित रूप से लेकर मैं यहाँ पे ये सीरीज उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें आज जो हम देखने वाले हैं कुल प्रश्न 14 देखने वाले हैं, कुल 14 प्रश्न है। लेकिन अभी आप देखोगे जब हम इनकी डिटेलिंग करेंगे कि इन 14 प्रश्नों से कम आपके 50 प्रश्न करंट अफेयर्स के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत विधिवत जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये जो 14 प्रश्न हैं इसमें से 6 प्रश्न जो हैं वो पुराने हैं, मतलब जो विगत 1 वर्षों की सीरीज चल रहे थे उस संदर्भ में आप देख सकते हो कि पुराने हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो नवीनतम हैं। बाकी के 8 प्रश्न जो हैं ये नवीनतम हैं, नए प्रश्न हैं, ठीक है। मतलब आज के समय के, जिस समय आप पढ़ रहे हो 2 दिन 4 दिन पहले के प्रश्न हैं, तो समग्रता से देखना है। और आपसे एक निवेदन और भी है कि आप सभी नोट बनाइएगा अवश्य। नोट आप सबको नोट्स जो है अवश्य बनाने हैं, और ये जो नोट्स होंगे ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करने हैं। ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप शेयर करोगे नोट्स। आप सभी को अपने नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करने हैं। और ये जो नोट्स होंगे ये वीकली होंगे। क्या होंगे? ये वीकली होंगे। वीकली आपको नोट्स शेयर करना होगा प्रत्येक रविवार को। प्रत्येक रविवार को आपको नोट्स शेयर करना होगा। नोट्स कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स बनाने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले आप राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक अलग पेज रखोगे, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, मतलब जो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे संबंधित कोई घटनाक्रम होता है, वो किसी देश की यात्रा करते हैं, कोई किसी देश के साथ हमारा कोई समझौता होता है, तो उसको राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप नोट कर लोगे, ठीक है। दूसरा एक होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो राजनयिक संबंध है उसको आप अलग रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में विशेष रूप से जैसे कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे सुनामी आती है, किसी मरुस्थल की चर्चा की जाती है। वैश्विक संदर्भ में यदि हम देखें तो किसी रीजन की यदि चर्चा होती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत रखोगे। तीसरा होगा राज्यवार। तीसरा एक पेज बनेगा राज्यवार। और जब राज्यवार होगा तो इसमें यदि मान लीजिए आज के 14 प्रश्न हैं और इन 14 प्रश्नों में 4 प्रश्नों में 4 राज्यों का जिक्र होता है, मतलब 14 प्रश्नों में 4 राज्यों का जिक्र होता है, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 राज्य हैं इनका अलग अलग पेज बनेगा और प्रत्येक राज्य के बारे में आप नोट करोगे। मान लीजिए आज हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की चर्चा किया करंट अफेयर्स में। कल फिर हम जब आए उस दौरान हमने मान लो मध्य प्रदेश की चर्चा की और बिहार की चर्चा की किसी संदर्भ में, तो आप क्या करोगे, एक राज्य का एक पेज बनना चाहिए आपके पास। नोट्स का तरीका जो है यही बेहतर है, एक राज्य का एक पेज बनना चाहिए। और मैं कहूँगा नोट्स A4 साइज के पेज पर बनाएं, इससे आपको सुगमता होगी। अब आपने मान लीजिए ये 3 पेज हैं मेरे पास, मैंने एक रख लिया उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, ठीक है। अब आज यदि मान लो 2 फैक्ट मिले उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश वाले पेज में नोट कर लिया। कल भी हमने पढ़ा, कल मान लीजिए 1 फैक्ट मिला उत्तर प्रदेश से तो पुनः आके उत्तर प्रदेश वाले पेज में उसको नोट कर लिया। फिर अगले दिन बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट मिला, उसको नोट कर लिया। तो इस तरह से राज्यवार जब नोट करोगे तो आप किसी राज्य विशेष की यदि तैयारी भी कर रहे हो, आप किसी एक राज्य विशेष पे फोकस कर रहे हो, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप महीने में देखोगे तो जो राज्य ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं, जैसे उड़ीसा आपका हो गया, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, तो इन सब राज्यों से देखोगे तो महीने में, पूरे एक महीने में कम से कम 15 से 20 फैक्ट निकल जाएंगे। और यदि आपके पास 15 से 20 फैक्ट किसी राज्य के बारे में तैयार हो रहा है तो उतनी जानकारी आपको किसी जो मासिक पत्रिका निकलती है ना उसमें भी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक पेज बनाओगे तकनीकी घटनाक्रम, और तकनीकी घटनाक्रम में जैसे इसरो हो गया, हमारा नासा हो गया, ठीक है, DRDO हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य देश हैं लगातार रक्षा प्रौद्योगिकियों में अपने आप को
अपग्रेड करते रहते हैं, उनके बारे में भी आप तकनीकी वाला जो पेज बनाते हो लिखोगे। उसी पेज में भारत के जो प्रमुख IIT संस्थान हैं, इनके कोई रिसर्च होते हैं, इनके कोई डेवलपमेंट होते हैं, उसको भी आप नोट करोगे। तो कहने का मतलब है इस तरह से यदि आप कैटेगरी अपने आप से बना लोगे, यदि आपके पास कोई मासिक पत्रिका है जिस प्रकार से उसमें कैटेगरी बनी होती है बना लोगे, तो चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी और करंट अफेयर्स पढ़ने का जो आपका नज़रिया है, करंट अफेयर्स समझने का जो आपका नज़रिया है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार राज्य का चैनल है तो जो बच्चे देख रहे हैं बिहार के ही हो, उत्तराखंड का यदि चैनल है तो उत्तराखंड के ही बच्चे हों, मिले जुले बच्चे हैं सभी चैनलों पर, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी राज्य विशेष से हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, जब उस राज्य विशेष के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएं आपको कि भाई ये उत्तराखंड स्पेशल है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ लेते हो तो नुकसान आपको नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज का जो है, पहला प्रश्न इसमें दिया है, हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्या बोला जा रहा है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। भारत में यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए, भारत में प्रमुख रूप से जो माना जाता है, देखा जाता है, 3 प्रमुख जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, इन्हीं की चर्चा अक्सर होती है। और ये जो 3 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, इनमें से आपका एक हो गया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, और दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरे का नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। और अगला जो आता है वो आता है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। और एक तीसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो अक्सर जो हम गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो हम गलती करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय और केंद्रीय में अंतर हमें याद नहीं रहता है, उतना हम ध्यान नहीं देते चीज़ों को और हम गलती कर बैठते हैं। तो आपको बता दें, यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसका नाम था उत्कर्ष महोत्सव। कौन सा महोत्सव था? उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन जो है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये दिल्ली के बाहर है और तिरुपति में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तिरुपति में। तो याद रखना है, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में, और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी दिल्ली में देखने को मिलता है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, दिल्ली। और आपको बता दें कि जब बात आती है संस्कृत की, तो आप जानते हो संस्कृत भाषा जो है इसको संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का जिक्र है उनमें से एक संस्कृत भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें संस्कृत के जो विद्वान होते हैं इनके लिए हरियाणा राज्य सरकार की एक स्कीम है। इसके अंतर्गत यदि कोई भी संस्कृत का विद्वान है तो हरियाणा रोडवेज की बसों में वह निःशुल्क यात्रा कर सकता है। यह सुविधा हरियाणा राज्य सरकार ने दी है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है? हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताएं कौन बने हैं HPCL के नए चेयरमैन, बताएं HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा कि कौन बने हैं, क्योंकि ये 2 दिन पुराना है तो निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे। देखो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप जानते हैं पेट्रोलियम की एक कंपनी है और ONGC के अंतर्गत ये भी आती है। और यहाँ पे जिसकी चर्चा हो रही है ये है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरपर्सन बने हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिखे हैं जैसे रोजनेफ्ट, एडनॉक, आरामको और गैसप्रोम। ये जो कंपनियां हैं ये तेल कंपनियां हैं, तेल और गैस कंपनियां हैं, ठीक है। और ये जो तेल और गैस कंपनियां हैं ये विश्व की प्रतिष्ठित तेल और गैस कंपनियां हैं। इनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये जो संबंधित तेल कंपनी है जैसे रोजनेफ्ट हो गया, एडनॉक हो गया, आरामको हो गया, गैसप्रोम हो गया, ये किस देश की हैं, इनके देश के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको बता दें, आप आरामको की यदि आप बात करते हो तो आरामको जो है ये सऊदी की कंपनी है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। एडनॉक की यदि आप बात करते हो तो ये UAE की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। और रोजनेफ्ट की यदि आप बात करते हो तो ये रसिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। और यदि आप गैसप्रोम की बात करते हो तो यह भी रूस की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, रोजनेफ्ट, एडनॉक, आरामको और गैसप्रोम, ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि एडनॉक जो है ये UAE की एक तेल कंपनी है। आप जानते हैं UAE के प्रेसिडेंट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। UAE के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें इनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, मे बी ये 73 या 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये वर्ष तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न है कि जो UAE के जो प्रेसिडेंट का निधन हुआ है इसके लिए भारत की तरफ से इस आप कह सकते हो राजघराने के जो शोक का माहौल है उसमें भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की तरफ से कौन जा रहे हैं ये आपको बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से कौन गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नई जानकारी है, जानकारी दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में थोड़ी सी शाब्दिक त्रुटि है। यहाँ पे है हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास, ये सेंड नहीं है, ये है सैन्य अभ्यास स्विफ्ट रिस्पॉन्स किस संस्था या देश द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे एक सैन्य अभ्यास का नाम दिया है जिसका नाम है स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स नामक सैन्य अभ्यास है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स नामक सैन्य अभ्यास है यह किस देश और संस्था द्वारा शुरू किया गया था, किस देश या संस्था द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो सैन्य अभ्यास हाल ही में हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको बता दें 2 से 3 सैन्य अभ्यास हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए डिफेंडर यूरोप, ये भी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा है स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ये भी एक सैन्य अभ्यास है। और साइबर क्राइम को लेकर, साइबर जागरूकता को लेकर एक सैन्य अभ्यास किया गया था जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड, ये भी पूछा जा सकता है। लॉक्ड शील्ड ये सैन्य अभ्यास किसका है,
तो आपको बताना है 4 यहाँ पे देश या संस्था के नाम दिए हुए हैं, जैसे ब्रिक्स दिया है, यूरोपीय यूनियन दिया हुआ है, नाटो दिया हुआ है, क्वाड दिया हुआ है। तो इनमें से बताना है कि ये किसका सैन्य अभ्यास है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए देखो, ये जो सैन्य अभ्यास है ये है नाटो का। किसका है? नाटो का। नाटो की यदि हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है आपको। और आपको बता दें नाटो की स्थापना जो है ये 1949 में हुई थी। वर्तमान समय में 30 सदस्य देश हैं। 2 देश और इसकी सदस्यता को विचार कर रहे हैं लेने को, स्वीडन और फिनलैंड। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें सदस्यता तभी मिलती है जब सभी देशों की सहमति होती है। मतलब कोई नया देश इसमें तभी जुड़ सकता है नाटो में जब ये 30 के 30 जो ये देश हैं, ये 30 के 30 जो सदस्य देश हैं, ये सभी सहमति देंगे। यदि सभी सहमति देते हैं, एक स्वर में हाँ करते हैं, यस करते हैं, तभी कोई अन्य देश जोड़ा जा सकता है। यदि इसमें से कोई भी एक सदस्य नो कर देता है तो कोई भी नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। और स्वीडन और फिनलैंड की यदि हम बात करें तो मुश्किल है, क्योंकि कई सारे देश इसमें से ऐसे हैं, विशेष रूप से खाड़ी के जो देश हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। विशेष रूप से तुर्की इनका विरोध कर रहा है, तो ये संभव नहीं है। और आप जानते होंगे नाटो का एक आदर्श वाक्य बोला जाता है, यू अटैक वन। ये आपको पता होना चाहिए, यू अटैक वन, यू अटैक एवरीवन। यू अटैक वन, यू अटैक एवरीवन। ये इनका आप कह सकते हो आदर्श वाक्य है कि कोई भी देश यदि इन 30 देशों में से किसी भी एक देश पर जो है आक्रमण करता है, हमला करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पूरे 30 के 30 देशों पर आक्रमण हुआ है, और उसके बाद इसमें जो जवाब होगा ये 30 देश मिलकर देंगे। और एक संदर्भ में यदि हम देखें तो नाटो एक बेहतर संगठन है ऐसे देशों के लिए जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि भारी भरकम सैन्य बलों पर खर्च कर सकते हैं, सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च कर सकते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकियों पर खर्च कर सकते हैं। तो उनके लिए राहत की बात है, यदि वो नाटो के सदस्य देश हैं तो उनके लिए राहत की बात होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी इसके आप कह सकते हो इसका लीड करने वाला जो देश है यूएसए है, उसने ले रखी है। ठीक है, तो ये आपको नाटो के बारे में इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ जानकारी मैं और आपको बता देता हूँ, जब आप बात कर रहे हो नाटो की, एक और सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है, डिफेंडर यूरोप, स्विफ्ट रिस्पॉन्स और लॉक्ड शील्ड। ये तीनों के तीनों सैन्य अभ्यास नाटो के सैन्य अभ्यास हैं। और एक और है कोल्ड रिस्पॉन्स, ये भी सैन्य अभ्यास नाटो का है, और ये नॉर्वे में अभी हाल ही में हुआ था। तो ये भी याद रखना है, कोल्ड रिस्पॉन्स नामक सैन्य अभ्यास भी नाटो का सैन्य अभ्यास है, और ये नॉर्वे में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे वही देश है जिसने विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते, कुल मिलाकर 37 पदक जीते, जिनमें से 16 गोल्ड थे, और अब तक के इतिहास में यह रिकॉर्ड है विंटर ओलंपिक के, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको बताना है कि विंटर ओलंपिक का आयोजन बीजिंग में किया गया था, यह भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ के एक खिलाड़ी हैं, जब हम बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नॉर्वे ने कितना पुरस्कार यहाँ पे जीता था, कितने पदक यहाँ पे जीते थे नाटो ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक और खिलाड़ी हैं नॉर्वे के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है कैरेस्टन वारहोल्म। ठीक है, कैरेस्टन ठीक है, अब इसको जो भी आप पढ़ते हो, कैरेस्टन वारहोल्म। ठीक है, तो कैरेस्टन वारहोल नामक ये जो खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में पदक विजेता भी रहे हैं, नॉर्मल ओलंपिक में पदक विजेता रहे हैं। और आपको बता दें कि एक संस्था है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एथलीट
वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो संस्था है ये एथलेटिक्स गेम की सर्वोच्च संस्था है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के लिए, याद रखिएगा, एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब है वो कैरेस्टन वारहोल को दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैरेस्टन वारहोल ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। किस संस्था द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ये एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है और इसका हेडक्वार्टर मोनाको में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, वर्ष अवश्य याद रखना है कि किस वर्ष के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कैरेस्टर वारहोम के साथ एक और खिलाड़ी भी थे जिनको ये मिला था, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था इलाइन, इसको नोट कर लीजिएगा, इस नाम को आप नोट कर लीजिएगा, एलाइन थॉम्सन हेरा। एलाइन थॉम्सन हेरा को भी ये पुरस्कार मिला था। तो दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, कैरेस्टन वारहोम और एलाइन थॉम्सन हेरा, इन दोनों लोगों को याद रखना है। दोनों लोगों को वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था द्वारा एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं हाल ही में चर्चा में रही पोमई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएं, पोमई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दें कि जो पोमई जनजाति है एक नागा ट्राइब्स है, ठीक है, नागा ट्राइब्स है, ये आपको पता होना चाहिए। पोमई जनजाति नागा ट्राइब्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है पोमई जनजाति की, तो यहाँ पे याद अवश्य रखिएगा कि पोमई जनजाति जो है ये एक मुहिम में योगदान कर रही है, इसी के कारण चर्चा में है। और इस मुहिम का नाम है वार ऑन ड्रग्स। क्या है? वार ऑन ड्रग्स। वार ऑन ड्रग्स नामक मुहिम में ये जनजाति योगदान कर रही है। और वार ऑन ड्रग्स मुहिम चलाई गई है मणिपुर में। कहाँ पे चलाई गई है? मणिपुर में। मतलब ये जो जनजाति है ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है मणिपुर से। हालांकि नागालैंड के भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पर ये निवास करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें जो इनका ज़िला है इसका नाम है सेनापति ज़िला। सेनापति ज़िला मणिपुर का जो सेनापति ज़िला है, याद रखिएगा, मणिपुर का जो सेनापति ज़िला है वहाँ पर ड्रग मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा पोमई जनजाति जहाँ पर रहते हैं वो ज़िला है सेनापति ज़िला और इसको ड्रग मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और जो ड्रग मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है उस किस परियोजना का हिस्सा है? वार ऑन ड्रग्स मुहिम का हिस्सा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर की, तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है जिरीबाम। जिरीबाम एक रेलवे स्टेशन है मणिपुर में और यहाँ से अगरतला तक, जिरीबाम से अगरतला तक एक ट्रेन चलाई गई है और यह पूर्वोत्तर की पहली जनशताब्दी ट्रेन है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में चलाई गई पूर्वोत्तर की पहली जनशताब्दी ट्रेन। और पूर्वोत्तर की जो पहली जनशताब्दी ट्रेन है ये जिरीबाम से अगरतला को जोड़ती है। जिरीबाम पड़ता है कहाँ पर? मणिपुर में। और अगरतला किसकी राजधानी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक यदि हम बात करें भारत के आज़ाद होने से लेकर आज तक यदि हम देखें तो यहाँ पे मालगाड़ियाँ नहीं जाती थी, लेकिन पहली बार 75 वर्षों के बाद पहली बार मालगाड़ी भी यहाँ पहुँची है। और ये जो मालगाड़ी पहुँची है ये रानी गैंडनलियू रेलवे स्टेशन पर पहुँची है। और रानी गैंडलियू जो रेलवे स्टेशन है ये तामेंगलोंग ज़िले में पड़ता है। तामेंगलोंग वही ज़िला है जहाँ के संतरे को पिछले दिनों जीआई टैग मिला था। तो तामेंगलोंग ज़िला है
जहाँ पे रानी गेंडलियू रेलवे स्टेशन है वहाँ तक ये पहुँचा था। मणिपुर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें संगई एक प्रकार का हिरण है और यह यहाँ का राजकीय पशु भी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मणिपुर में आपको लोकटक झील भी देखने को मिल जाती है, इसको भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिरोही नेशनल पार्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और सिरुई लिली महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ज्ञानवापी मस्जिद को कब औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया था? इन दिनों पिछले 2 से 3 दिनों से यदि आप समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, यदि आप टीवी चैनलों को देखते होंगे तो निश्चित रूप से सिर्फ एक ही चर्चा दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और मुद्दा देश में बचा ही नहीं है। यही देखने को मिल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद को कब औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया। सबसे पहली बात तो यह तो सबको पता चल गया होगा, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे, और समाचार पत्रों के पढ़ने से ये आपको जानकारी हो गई होगी कि जब बात आती है ज्ञानवापी मस्जिद की तो ये कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात, ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगी, और वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से जुड़ा हुआ ये है ज्ञानवापी मस्जिद। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान विश्वेश्वर मंदिर इसको पहले कहा जाता था, और भगवान विश्वेश्वर का जो मंदिर था ये काशी विश्वनाथ के परिसर में ही था, जिसको 18 अप्रैल सन 1669 ईस्वी को 18 अप्रैल सन 1669 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा अपने गवर्नर अबुल हसन के माध्यम से, किसके माध्यम से? अबुल हसन के माध्यम से नष्ट कराने का आदेश दिया गया था, नष्ट कराया गया था। तो ये आपको पता होगा। और आपको बता दें यह कोई नया मामला नहीं है, सबसे पहले 1991 में ये कोर्ट जा चुका है ये मामला। 1991 के बाद 1991 में 3 व्यक्तियों द्वारा ये मामला कोर्ट में ले जाया गया था, और अब जो सुनवाई हो रही है ये 18 अगस्त का मामला है, 18 अगस्त 2021 का मामला है, जहां पर 5 महिलाएं थीं और इन 5 महिलाओं ने धार्मिक एंगल को लेकर, यहाँ पे पूजा प्रार्थना को लेकर अपील किया था, और ये मामले की यहाँ पे सुनवाई हो रही है। और आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ पे विवाद है कि अब अगर मस्जिद है, मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंग और इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं तो उसको मंदिर का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन आप जानते होंगे कि भारत में एक कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा 15 अगस्त 1947 के पहले की कोई भी इस तरह का मुद्दा जिसमें ढांचा चेंज हुआ हो, जिसमें मंदिर नष्ट किया गया हो या मस्जिद नष्ट किया गया हो, उसमें बदलाव का अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले यदि किसी भी स्थान विशेष मंदिर या मस्जिद को नष्ट किया गया है तो जो आज 15 अगस्त 1947 को जो मौजूदा स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसके ढांचे में कोई भी परिवर्तन, उसके प्रकृति में, उसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है कि यदि कोई स्थिति 15 अगस्त 1947 के पहले की है तो आप जानते हो, क्योंकि ये विवाद कब का है, 1669 का है, मतलब 1947 से पहले का है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, कानून जो है, वो इसको मान्यता नहीं देता है कि इसको आप मंदिर में कन्वर्ट कर सकें। तो अब दो विकल्प हैं, या तो आप जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद का जो मामला था, क्योंकि वो भी 1992 का था, ठीक है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदलाव हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के लिए
इस कानून को आप कह सकते हो बाईपास कर दिया गया, कोर्ट ने इस कानून को उससे परे माना। ठीक है, तो यदि कोर्ट ये समझता है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है यह भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से परे है, उसके अलग सुनवाई करनी चाहिए, तो कोई डिसीजन दे सकता है। अन्यथा जो आज की स्थिति है वही बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चेंज ना किया जाए। तो याद रखिएगा कि जो आज स्थिति है वही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले यदि किसी भी 15 अगस्त 1947 से पहले यदि किसी भी मंदिर या मस्जिद को तोड़कर कोई नई आकृति दी गई हो, कोई नई संरचना तैयार की गई हो, तो उस पर बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी संरचना में बदलाव किया गया है, किसी भी ढांचे को नष्ट किया गया है, तो उस पर लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, उस पर कोर्ट केस हो सकता है, उसकी सुनवाई कोर्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तब तक ज्ञानवापी मस्जिद उसी स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, हाल ही में चर्चा में रहे लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? बहुत ही बेहतर योजना है। बेहतर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस राज्य विशेष में जनजातीय बाहुल्य राज्य कहा जा सकता है, और जनजातीय बाहुल्य राज्य होने के नाते जो बच्चियां थी, बच्चियों की शादी विवाह जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो जाता था। उसी को ध्यान में रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई थी। अब पुनः लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण लागू किया गया है और यह 8 मई को लॉन्च किया गया। तो लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण जो है ये 8 मई को शुरुआत हुई है, इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें बताया गया था कि यदि कोई बच्ची कक्षा 5 से 6 में प्रवेश करती है तो उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई बच्ची 9th में प्रवेश करती है तो उसको 4000 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई बच्ची जो है वो 11th में प्रवेश करती है तो उसको एक मुश्त 7500 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई बच्ची कक्षा 12 में प्रवेश करती है तो 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और यदि बच्ची अभी भी अविवाहित है, यदि बच्ची अभी भी अविवाहित है और 21 वर्ष की आयु तक पहुंच गई है, तो 21 वर्ष की आयु तक यदि बच्ची अविवाहित है तो राज्य सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देती है। तो ये है लाडली लक्ष्मी योजना। ये कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 क्या है। ठीक है, तो इसमें यही है कि किसी भी तरीके से प्रलोभन के द्वारा या किसी भी प्रकार से जो बच्चियां हैं उनकी कम उम्र में शादियां जो होती थी, विवाह होता था, उस पर रोक लगाई जा सके। और इसी को लक्षित यहाँ पे किया गया है कि 21 वर्ष की आयु के बाद यदि किसी बच्ची की शादी होती है मध्य प्रदेश में तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। ये योजना थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। चलिए इसको बताएं, हाल ही में किस भारतीय को कोविड-19 संक्रमण के दौरान उनकी सेवा के लिए MBE अवार्ड प्रदान किया गया? MBE अवार्ड जो है ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है सबसे पहली बात। और जब बात ब्रिटेन की हो रही है तो आपको पता होगा कि आगामी जो कॉमनवेल्थ गेम है, आगामी जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ब्रिटेन में ही खेला जाना है। और कहाँ खेला जाना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद 2026 का है। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये किस शहर में होगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएंगे। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे और इस प्रश्न का सही जवाब खोजते हैं। आपको बता दें ये वही व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने कोविड के दौरान ब्रिटेन को लगभग 11,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए थे। कितने?
ब्रिटेन को इन्होंने 11,000 वेंटिलेटर अकेले उपलब्ध कराया था और इसी के लिए ब्रिटेन सरकार ने इनको सम्मानित किया है और इनका जो नाम है वह है गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। याद रखिएगा, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने ब्रिटेन को 11,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि जिसका नाम है पेंटानल, इसका संबंध किस देश से है? विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है पेंटानल, इसका संबंध किस देश से है आपको बताना है। यहाँ पे कुछ देश दिए हुए हैं, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, उपरोक्त सभी। जो भी देश यहाँ पे दिए हुए हैं इसके लिए ई विकल्प हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देश दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सब देश जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। कहाँ के देश हैं? दक्षिण अमेरिका के देश यहाँ पे दिए हुए हैं। और जब बात आती है दक्षिण अमेरिका में तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, पहला, दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं, मात्र 2 स्थल रुद्ध देश हैं। ये दोनों स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? दूसरा, यहाँ पे एक झील है टीटीकाका, ये जो टीटीकाका झील है ये किस देश से संबंधित है ये आप बताओगे। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम, मतलब आप कह सकते हो कि दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका में कुछ रेल मार्ग हैं जो पूर्व तट को पश्चिम तट से जोड़ते हैं, इनके नाम आप हमें बताओगे। इन रेल मार्गों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है। यदि आपको नहीं पता है 2 स्थल रुद्ध देश कौन से हैं तो आप जाइएगा, मैप खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टीटीकाका झील कहाँ पर है ये भी आपके पास एटलस होगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, जानकारी हो जाएगी। रेल मार्गों के बारे में यदि आपको नहीं पता चलता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन इसका जवाब आपको आना चाहिए, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह से रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में भी आपको देखने को मिलते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अब बात आती है आर्द्रभूमि पेंटानल की। तो आर्द्रभूमि पेंटानल जो है ये 3 देशों में आप कह सकते हो विस्तारित है, वह है ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे, मतलब उपरोक्त सभी। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है बताना है कमेंट बॉक्स में, बोलीविया की राजधानी क्या है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, और पराग्वे की राजधानी क्या है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए जितना होमवर्क दिया जाता है वह भी ज़रूरी है कि आप निश्चित तौर पर होमवर्क अवश्य करें और बताएं, जो भी कमियां हैं बताएं, क्योंकि जब तक आप होमवर्क स्वयं से नहीं करोगे, अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं रखोगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। यहाँ पे बात हो रही है पुलित्जर पुरस्कार की। बोला जा रहा है हाल ही में किसे फीचर ऑफ फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर ऑफ फोटोग्राफी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से एक नाम मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले बताएं कि फीचर ऑफ फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। फास्ट जवाब दीजिएगा। फीचर ऑफ फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मातो, अदनान आबिदी, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही है? चलें जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा सही है। देखो इसका सही उत्तर यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये तीनों नाम इसमें शामिल हैं। इसमें भी ई विकल्प आपको हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों नाम शामिल हैं और इन तीनों को मिला है पुलित्जर पुरस्कार किस कैटेगरी में? फोटोग्राफी के क्षेत्र में। लेकिन इनमें से एक नाम अवश्य याद रखिएगा, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये कोविड के दौरान अफ़गानिस्तान में कवर कर रहे थे और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इनकी हत्या कर दी थी और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो दानिश सिद्दीकी का नाम आपको अवश्य याद रखना है। अखबारों की कैटेगरी में आपसे पूछ सकता है कि पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया, तो एक अखबार है जिसको बोलते हैं वाशिंगटन पोस्ट। अखबार वाशिंगटन पोस्ट को जो है
पुलित्जर अवार्ड दिया गया है अखबारों की कैटेगरी में, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया आपको बताना है। आपको बता दें 2020 के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया था, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 2021 के लिए इनमें से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, सिमोन बाइल्स या लुइस हैमिल्टन? बताएं। देखो, टाइम्स पत्रिका द्वारा जो है ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है ये 1927 से हुई है। वर्ष 1927 से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि वर्ष 1999 तक जो है ये पुरस्कार 2 कैटेगरियों में आता था। एक था जो है मेंस पर्सन ऑफ द ईयर, दूसरा था वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर। मैन पर्सन ऑफ द ईयर और वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से आता था 1999 तक। लेकिन 1999 के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में। अब एक ही पुरस्कार दिया जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का। और आपको बता दें भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है और उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को वर्ष 1930 में ये पुरस्कार मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है और महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वर्ष 1930 में मिला था। हालांकि ऑनलाइन रीडर्स पोल होता है इसमें और ऑनलाइन रीडर्स पोल के मुकाबले पोल के द्वारा वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि रीडर्स पोल, ऑनलाइन रीडर्स पोल का जो खिताब मिलता है वो नरेंद्र मोदी को मिला है। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जिनको वर्ष 1930 में जो है ये पुरस्कार मिला था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले इसका जवाब कि इस वर्ष किसे दिया गया, तो इस वर्ष दिया गया एलन मस्क को। और जब बात आती है एलन मस्क को तो आप जानते हैं इनकी एक कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिक मोटर कार बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला। दूसरी इनकी कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का नाम आप जानते होंगे, इसके रॉकेट का नाम मैंने कई बार आपको बताया कि फॉल्कन नामक जो रॉकेट है बहुत ही पावरफुल रॉकेट है और आजकल नासा भी अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए इस रॉकेट का प्रयोग करती है। तो याद रखना है एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर मेंबर हैं, इन्हीं के द्वारा इन्हीं को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 2021 के लिए मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया आपको बताना है। चले बताएं। देखो, वर्ड ऑफ द ईयर कई सारी डिक्शनरियां होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, जैसे मेरियम वेबस्टर हो गया, याद रखिएगा मेरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड एक हो गया मेरियम वेबस्टर, दूसरा हो गया कोलिंस डिक्शनरी और एक और याद रखिएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, तो ये 4 डिक्शनरी प्रमुख रूप से हैं ऑक्सफोर्ड और इन्हीं के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। मतलब वर्ष भर में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो इन्होंने बताया कि वैक्स, ठीक है, VAX, ये शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है क्योंकि वैक्सीन के संदर्भ में ये शब्द प्रयोग किया जाता था। तो इनका कहना है कि वैक्स सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मेरियम वेबस्टर की यदि हम बात करें तो इन्होंने बताया कि वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये है वैक्सीन शब्द को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर बताया। कोलिंस डिक्शनरी की यदि हम बात करें तो इन्होंने बताया NFT शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। और कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इन्होंने पर्सवेरेंस को जो है, पर्सवेरेंस यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसे होता है पर्सवेरेंस, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये चारों डिक्शनरियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए इसको बताइए। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? प्रलय और प्रहार, दो नाम आपने सुने होंगे, प्रलय और प्रहार। और अभी हाल ही में प्रलय का जो परीक्षण है दिसंबर माह में किया गया था। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था परीक्षण इसका। और आपको बता दें इसकी जो मारक क्षमता है ये 150 से 500 किलोमीटर मारक क्षमता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ पता होना चाहिए कि ये सतह में मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ वही संस्था है जिसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ, ये आपको पता होना चाहिए, बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और ये इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये जो है यदि पूछ लिया जाए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो आपको बता दें कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? चले, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको बता दें कुल 195 देशों की रैंकिंग की गई थी और लास्ट स्थान पे था सोमालिया। ठीक है, कौन सा देश था? सोमालिया जो है ये लास्ट स्थान पे था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भारत का स्थान क्या रहा है ये आपको बताना है। चलो बताएं। सोमालिया लास्ट में था, यूएसए टॉप पर था। भारत का स्थान यदि हम बात करें तो 66वें स्थान पे भारत था, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वें स्थान पर भारत था, टॉप पर यूएसए, बॉटम पर सोमालिया। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यह गांव किस राज्य से संबंधित है? आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जिसको बोलते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ की जो है 24वीं बैठक हुई थी इसके महासभा की। और ये बैठक जो है स्पेन के मैड्रिड शहर में हुई थी। और मैड्रिड शहर में जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए थे उसमें से एक गांव भारत का भी था। और ये भारत का जो गांव है इसका नाम है पोचमपल्ली और ये गांव है तेलंगाना से। तो पोचमपल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, ये आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में आता है। हालांकि भारत ने 2 अन्य गांवों को यहाँ पे नामित किया था। इसका एक का नाम था कोंगथोंग एक गांव का नाम था और दूसरे गांव का नाम था लधपुरा खास। ठीक है, पहला गांव था कोंगथोंग, दूसरा था लधपुरा खास, तीसरा गांव था पोचमपल्ली। भारत की तरफ से 3 गांव के नाम भेजे गए थे जिनमें पोचमपल्ली इस श्रेणी में चुना गया है। कोंगथोंग जो गांव है ये पड़ता है मेघालय में। लधपुरा खास की यदि हम बात करें तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो लधपुरा खास ये मध्य प्रदेश का गांव है, ये गांव है आपका मेघालय का गांव है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कोंगथोंग गांव जो मेघालय का है इसको व्हिस्लिंग गांव कहा जाता है, सीटी वाला गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों का जन्म होता है तो उनको कोई नाम ना दे करके एक मेलोडी दी जाती है। और ये जो मेलोडी मतलब धुन, तो जो मेलोडी दी जाती है ये धुन इनके साथ पूरे जीवन भर रहती है, इनसे जुड़ी होती है। तो याद रखिएगा व्हिस्लिंग गांव जो है उसको बोलते हैं कोंगथोंग गांव। और यहाँ पे बच्चों के जन्म के समय एक मेलोडी दी जाती है, धुन दी जाती है, और ये गांव आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और रेगुलर आप इस समय विशेष पर जुड़ें और अपनी कक्षाओं को करें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।